आज टॉपिक है हमारा रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस मतलब ये होता है कि एक आइटम होता है जो BOQ में दिया होता है, ठीक है, उसका रेट निकालना। अब एक आइटम है जी, मैंने जो एग्जांपल लिया फ़िलहाल आज जो मेरा जिस टॉपिक रेट एनालिसिस का टॉपिक है वो है स्टील रिइंफोर्समेंट। अब स्टील रिइंफोर्समेंट जो होती है कि अब ये मैं आपको BOQ दिखा देता हूँ। ये है एक DH मुल्तान का टेंडर, 9 मरले का घर है बड़ा। अब 9 मरले के घर का एक टेंडर हमारे पास आया है, ये आप देख रहे हैं, ये सारा टेंडर है बड़ा, ठीक हो गया। तो उसके अंदर एक आइटम आता है हमारे पास, ये स्टील का, ये स्टील का आ गया। अब ये सारा स्टील का हमारे पास आइटम आ गया जी, 60,000 PSI है, STM 615 है। अब इसको अब जब ये सब सारा रेट एनालिसिस निकलेगा। अब ये मैं ये अपने सारा पढ़ ले जिससे पूरा अगर इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 18 गेज टुगेदर, ये सारा कुछ जो भी है पढ़ा, तो ये 5409 kg है, ठीक हो गया। अब इसका हमने पर केजी रेट निकालना है, ठीक हो गया। अब पर केजी रेट अब निकालना है तो हम इसकी ये रेट एनालिसिस की शीट आ गई। पहले इसके बाद इसकी हम एक रेट एनालिसिस शीट बनाएंगे, ठीक है। उसकी आप शीट की पहले हमने ये रेट एनालिसिस लिख दिया, फिर हमने इसका आइटम नंबर, ये आइटम नेम लिख दिया, और प्लस इसके सामने आइटम डिस्क्रिप्शन लिख दी। वो कौन सी होती है जी? वो ये वाली होती है, रेफरेंस ऑफ BOQ, ताकि उसको पता हो यहाँ से वो उठाएगा ये किसका है पड़ा। इधर जो आपने ये लिखना है, ये आपके सामने ये आ गया ना, रेफरेंस ऑफ BOQ, आपने यहाँ लिख देना है, ये चीज़ आपने लिख दी। उसके बाद ये क्वांटिटी करना, उसने कहा है कि 1 kg का, तो हम यहाँ 1 kg का लिख लेते हैं कि भाई पर kg का क्या रेट आएगा, तो हमने यहाँ 1 kg लिख दिया। तो उसके बाद आ जाता है द नेम ऑफ वर्क, DH विलास एंड मुल्तान, ठीक हो गया। अब DH मुल्तान विलास, ये देखें अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये DH मुल्तान विलास, ये आपने ये लिखना है। इसके बाद आपने इसके बाद जनाब इसके ऊपर आपने लिखना है नेम ऑफ फर्म, कौन सी कंपनी है जो इस पर काम कर रही है। तो उस टाइम मैं बोतल बिल्डर में था, तो मैंने ये बोतल बिल्डर लिखा हुआ था, ठीक है। फिर आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में कौन सी चीज़ आनी है? डिस्क्रिप्शन में ये आ जानी है कि जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है आपने वही चीज़ उठा के वहाँ लिख देनी है, ठीक हो गया। यहाँ तक फिल हो गया। उसके बाद हम कहते हैं जी, अब हम इसके अंदर 4 आइटम होती हैं, एक मटेरियल, एक मैन पावर, इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इसमें तो ये चीज़ तो कम यूज़ होती है, लेकिन ये मटेरियल, मैन पावर, ट्रांसपोर्ट ये तो लाजमी, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब ले लेते हैं भाई 1 kg हमें मार्केट में पा रहा है 171 रुपये का मिल रहा है, हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमने बाइंडिंग वायर हमें जो होती है ना 1 kg में, ठीक है, उस 1 टन में, मतलब 1 टन में 12 kg यूज़ होती है, तो हम 12 तक़सीम 1000 कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक निकल आया है, 2.64 हमारा बाइंडिंग वायर पे खर्च आता है, 173.64 ये बिल बन गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर पानी का वेस्टेज होती नहीं है बड़ी, वाटर चार्ज लगता नहीं है खर्चा, तो इसको मैंने 0 कर दिया। लेकिन अक्सर 2% कंक्रीट पे लगता है, तो वो अमाउंट शामिल हो जाती है। तो ये 0 है, तो हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है ऐड वेस्टेज। अब इसके अंदर 2 किस्म की वेस्टेज होती हैं, एक तो इन सब की वेस्टेज होती है, वो जो कि यहाँ 5% लिखा हुआ है। एक वेस्टेज हमारी यहाँ आ रही है स्टील की। अब किस जगह पे क्या होता है कि स्टील वाले जो इस BOQ में होता है, उसमें कुछ चीज़ें हमें वो कहता है कि खुद आप डालें, जैसे ये लिखा हुआ है स्पेसर, इसमें देखो कंक्रीट स्पेसर प्लास्टिक मिक्स, देन द कंक्रीट मिक्सिंग सेक्शन लैब्स और नॉट शोइंग इन ड्राइंग्स चेयर इट इज, मतलब ये चेयर वगैरह जो होंगी और जो लैब्स वगैरह होगा ये हमें बिल में नहीं मिलेगा जब हम बारबेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें फिर वो अमाउंट यहाँ डालनी पड़ती है 5%, तो हमने ये डाल दी। अब ये हमारी टोटल अमाउंट हो जाएगी, कौन सी जी? XYZ। इसको ये लिखा हुआ है सब गलती से, तो इसका आ जाता है XYZ को जमा किया तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट बन गई। कि अब हमारा मटेरियल पे जो खर्चा आ रहा है वो 182.32 रुपये आ रहा है। फिर आ जाता है मेन पावर, ठीक हो गया। अब 1 kg है
तो हमने 7 रुपये दे रहे हैं क्या रेट जा रहा है, ये 7 रुपये रेट जा रहा है, 7 रुपये ये जमा हो गया। इसी तरह मशीनरी यूज़ नहीं हो रही तो हमने यहाँ नहीं लिखी। बाज़ का तो वैसे यूज़ होती है कटिंग वगैरह के लिए, कटिंग जो होती है मशीन कटिंग बाहर होती है जो इसको बाहर काटने के लिए, लेकिन अमूमन ये लोग नहीं लिखते, तो हम चलो इसको नहीं लिखते। उसके बाद आ रहा है जी जो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है। ये अगर आप फैक्ट्री से जब मटेरियल लेते हैं तो आपके पास ये रेट होता है फैक्ट्री से, तो उसके बाद वो फैक्ट्री वाले कहते हैं कि आप वहाँ से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं। आप वहाँ उस फैक्ट्री से आपके पास जहाँ तक पहुँचना है तो आप रेट का पता कर लेते हैं कि उसके ऊपर आपको कितना खर्चा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 2 रुपये आ रहा है तो मैंने ये 2 रुपये लिख लिया है, तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट बन गई। उसके बाद इन सबका हमने 5% निकाल लिया, जो कि ये अमाउंट बन रही है 9.57। और जब ये निकल आएगी 5%, उसके बाद ये प्राइम अमाउंट बन गई है। प्राइम अमाउंट का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग पे इस टाइम खर्चा आ रहा है, ठीक है, जो कास्ट टू कास्ट आ रही है वो 200 रुपये है। इन सबको अगर चारों को जमा करूँ तो मेरे पास इस टाइम अब जो सरिये का खर्चा है वो 290 पैसे तक आ रहा है, ठीक है। अब टोटल क्वांटिटी मैंने क्या है जी 1 kg का निकालना, तो मैंने यहाँ 1 kg लिख लिया, तो मेरे पास 200 शरिया 89 मतलब आ गया। उसके बाद है जी, क्योंकि ये 1 kg अगर मेरा यहाँ 1000 लिखा होता तो मैंने यहाँ 1000 लिखना था, क्योंकि मैंने 1 kg का ले रहा हूँ। मैंने यहाँ आइटम जो रेट डालना है वो 1 kg का डालना है, तो मेरे पास ये आ गया 1 kg, तो एक पर यूनिट ठीक हो गया। ये आ गया प्राइम कॉस्ट हो गया। अब मैंने 1 kg निकाला तो ये मेरे पास एक प्राइम कॉस्ट आ गई कि 1 kg कितना खर्चा आ जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि ओवरहेड हम कितना डालते हैं, ठीक है, 4% डालते हैं, 5% डालते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जब आप 4% डालेंगे तो ये अमाउंट आएगी, 5 करेंगे तो ऑटोमेटिक खुद चेंज हो जाएगी, लेकिन 4 है तो 4 रहने दें। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, ठीक है, वो 10% है, 5% है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लोग ज़्यादातर 10% रखते हैं। उसके बाद रहता है इनकम टैक्स, कोई टैक्स देते हैं कोई नहीं देते, तो आपकी मर्ज़ी है क्या है पड़ा, 7.5 रखना है, 8 रखना है, जो भी चेंज होगा आपने यहाँ चेंज कर देना है, ठीक हो गया। ये टोटल अमाउंट आ गई। अब ये किस किस का होगा, ये इसका होगा 200 का, ये जो 20 है ये है प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट इसका होगा, ना कि जमा करके होगा। और इनकम टैक्स भी इसका होगा, ना कि प्रॉफिट डाल के होगा। अब ये टोटल अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा, इन तीनों को चारों को जमा करके ये हमारा पर यूनिट kg आ गया है। उसके बाद सबमिट जो इस कंपनी ने ये डालना है, अपने स्टैंप लगा है, अपना नाम लिखे और किसने अप्रूव करना है, DH मुल्तान का अप्रूव कर रहा है, उसकी स्टैंप आ गई और उसका सारा कुछ आ गया। नीचे आपने इसके लिखना है किस QS ने जमा कराया और DH के किस QS ने अप्रूव किया है। तो वो जो उनके डॉक्यूमेंट में चीज़ें होंगी कि ये अप्रूव करने वाले कौन कौन लोग हैं, तो आपने उसकी यहाँ डिटेल लिखनी है। फ़िलहाल मैंने ये इन 2 की लिखी हुई है। उम्मीद है ये आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको मसला आ रहा है तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर लिखा होगा। तो और कोई भी किसी चीज़ का अपने रेट एनालिसिस निकलवाने हैं तो आप मुझसे